यह कहानी मेरी नहीं, बल्कि मेरे एक दोस्त की है, जो एक पेशेवर ट्रैकर है। मैंने ये कहानी मेरे दृष्टिकोण से लिखी है, ताकि मुझे लिखने के साथ साथ आपको पढ़ने में भी आसानी हो। मैं एक एजेंसी के साथ कार्यरत पेशेवर ट्रैकर और लीडर हूं। ये एजेंसी पूरे भारत में ट्रैक्स का आयोजन करती रहती है। मैं पिछले 3 साल से ट्रैकिंग कर रहा हूं और मुझे मेरी इस जीवन शैली से बहुत प्यार है। लेकिन ये ट्रैक्स चाहे जितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक समय ऐसा भी आता है जब आप उसी रास्ते पर हर हफ्ते चढ़ चढ़कर ऊब से जाते हो। शायद मैं भी मेरी इस नौकरी के दूसरे साल के अंत तक इसी कारण की वजह से ऊब गया था। जब मैंने मेरी बॉस को मेरी इस मनोदशा के बारे में बताया, तो उनके पास बहुत ही सरल सा जवाब था, जाओ जाकर नए ट्रैक्स ढूंढो। उनका इतना कहना हुआ नहीं कि मैंने अपने रोजमर्रा के काम से 1 महीने की छुट्टी ली और निकल पड़ा नए पहाड़ी रास्तों और चढ़ाइयों की खोज करने। 4 दिन बाद में हिमालय पर्वतों में पहुंच चुका था और नए रास्तों की खोज करने के लिए तैयार था। राष्ट्रीय राजमार्ग 26 से लगकर एक छोटा सा कस्बा है, जिसका नाम है शाओर। मैंने अपना पहला पड़ाव यहां सेट किया। इस नए और अनजान से इलाके में अपने नए रास्ते की खोज करने की उम्मीद कर रहा था। सच कहूं तो मेरा ये लक्ष्य मुझे इतना आसानी से हाथ आता नहीं दिख रहा था। कस्बे के चारों ओर इतना घना जंगल था, लग रहा था मानो वहां कोई कभी गया ही ना हो। इसीलिए जब मैं आसपास थोड़ा घूमने भी गया, तब भी मैंने उस जंगल में प्रवेश करना उचित नहीं समझा। मैं लगातार 4 घंटों से चल ही रहा था और तभी रुकता था जब मुझे अपने रास्ते में कोई इंसान नजर आ जाता था। कोई इंसान दिखने पर मैं रुक जाता था, ताकि उससे खाने और पीने के लिए कुछ मांग सकूं। शाम के 4005 बजे होंगे जब मैंने अपने रास्ते पर गांव की एक जवान औरत को मेरी ओर आते देखा। इस औरत के हाथों में कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि इससे तो कुछ खाने पीने की गुहार लगाना व्यर्थ होगा। मगर आश्चर्य की बात तो यह है कि पास आने पर उस औरत ने ही मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा हूं और मुझे कुछ खाने पीने को चाहिए या नहीं। मुझे उस औरत का यह पूछना काफी प्यारा व शालीन लगा और मुझे इस बात से काफी प्रसन्नता भी हुई। ऊपर से उस औरत की शुद्ध हिंदी सुनकर मैं दंग रह गया और मुझे लगा कि शायद ये औरत उत्तराखंड या भारत के उत्तरी इलाकों से ताल्लुक। उसने कहा कि उसका गांव केवल 10 मिनट की दूरी पर है। मैं उसके साथ उसके गांव की ओर चल पड़ा। राह में चलते चलते मैंने उसे अपनी कोई नई चढ़ाई खोजने की योजनाओं के बारे में बताया, जिसे सुनकर उसने मुझे अपने घर में रात बिताने का न्योता दे डाला। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे कहा कि मैं पहले उसका घर देख लूं, फिर रात बिताने का निर्णय लूंगा। आखिरकार हम उसके गांव पहुंच ही गए। गांव का नाम था पिंदान। वाकई में उसका गांव केवल 10 मिनट की दूरी पर ही था। सच कहूं तो इतनी दूर दराज का गांव होते हुए भी पिंदान काफी साफ सुथरा और इतना अच्छा लग रहा था कि एक बार में तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जाहिर है कि मैंने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। 1 घंटे बाद मैंने उस औरत, जिसका नाम ताना था, के घर में बैठकर भर पेट भोजन किया और उसके 17 जनों के परिवार में सभी से दोस्ती कर ली। उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद मुझे लगा कि ये लोग वाकई में काफी अच्छे हैं, तो मैंने इन्हीं के साथ रात बिताने का निश्चय कर लिया। शाम के करीब 7 बजे ही थे कि हम सबने गांव में दूर से आती ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी। ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा। आज की रात वार्षिक उत्सव की है, ताना के दादाजी ने बताया। कैसा त्योहार? आज मॉनसून के मौसम के शुरू होने का पहला दिन है। आज के दिन हम गांव के सबसे बलशाली सांड की बलि देते हैं। सबसे बलशाली सांड की ही क्यों? जैसे बरसात आने से पूरी जमीन उपजाऊ हो जाती है, उसी प्रकार गांव के सबसे बलशाली सांड की बलि देने से पूरे गांव उपजाऊ हो जाता है। यह सबके लिए शुभ रहता है। क्या मैं आ सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। गांव के हर एक व्यक्ति को इस उत्सव में सम्मिलित होना जरूरी है। मेरे अनुमान के अनुसार गांव की दशा को देखते हुए ये पूरा समारोह काफी भव्य लग रहा था। पूरे समारोह के दौरान ताना मेरे पास आई और खड़ी रही। उसने मुझे सभी रस्मों का मतलब समझाया और क्योंकि आज की रात पूर्णिमा की रात भी है, तो ये इस समारोह को और भी खास बना देती है। आज रात हम सब लोग सांड के मांस की दावत उड़ाएंगे।
क्या तुम मांस खाते हो? ताना ने मुझसे पूछा। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। हमने प्रत्यक्ष रूप से तो सांड की बलि चढ़ाते हुए नहीं देखा, मगर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने एक बात पर जरूर गौर किया कि मैं और ताना बाकी गांव वालों से दूर एकांत में एक चट्टान पर बैठे काफी देर से बातें कर रहे थे। अचानक मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि मेरी समझ के अनुसार गांव के लोग अपनी औरतों के मामले में काफी कट्टर रूढ़िवादी विचारधारा वाले होते हैं। ऐसे में मैं यहाँ बैठा इस सुंदर सी कुंवारी कन्या के साथ मजे से लंबी बातचीत किए जा रहा हूँ। जाहिर है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उस रात पूरे गांव में मिलकर दावत का मजा लिया। हम सब लोग बंबू से बनी एक बड़ी सी छत के नीचे बैठ गए और जमकर खाने का आनंद लिया। सच कहूं तो यहाँ खाया हुआ मांस मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट मांस था। मैंने ऐसा कोई भी व्यंजन पहले कभी भी नहीं चखा था। चूंकि रात्रि भोज के समय खाने वालों की संख्या करीब 200 थी और भोजन में केवल एक सांड था, तो हम सबके हिस्से में काफी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ही आया। मेरे सोने का इंतजाम ताना के दादाजी के कमरे में किया गया था। क्या मुझे आज की रात तुम्हारे दादाजी के बिस्तर पर बितानी पड़ेगी? नहीं नहीं, दादाजी तो पहले से ही कहीं और सो चुके हैं, ताना ने जल्दी से उत्तर दिया। क्या तुम्हें यकीन है? वैसे मैंने समारोह में भी उन्हें कहीं नहीं देखा। पूरे जश्न में वो कहाँ थे? अरे, वो तो अंदर थे, लेकिन हम सबने तो अंदर ही खाना खाया था। मैंने तो उन्हें वहां भी नहीं देखा। चिंता मत करो, देर हो गई है, अब तुम सो जाओ। अच्छा, शुभ रात्रि। ताना का व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब तो जरूर लगा, मगर चूंकि मैं बहुत थका हुआ था, तो इस बातचीत के बाद में सीधा सोने चला गया। अगली सुबह सूरज चमक रहा था और ऐसे दिन को देखकर तो मानसून के मौसम की शुरुआत बिल्कुल नहीं लग रही थी, मगर फिर भी इतना अच्छा मौसम देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। चूंकि मुझे जल्दी ही अपना रास्ता पकड़ना था, इसलिए मैंने फटाफट अपनी सुबह के नित्य कर्म निपटाए और स्नान कर लिया। नाश्ते के समय ताना मुझे फिर से मिली। नाश्ता भी एकदम भरपेट था। सब कुछ निपटाकर अब मेरे निकलने का समय हो चला था। विदा लेते हुए ताना की मां ने एक छोटी सी कठोर लकड़ीनुमा चीज तोहफे में दी। ये क्या है? मैंने पूछा। ये हमारी ओर से एक यादगार तोहफा है जो इस पूरे सफर में तुम्हें सौभाग्य देगा। धन्यवाद। मुझे मेरी यात्रा में भाग्य की जरूरत तो जरूर पड़ने वाली है। वैसे ताना, तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? जाते हुए मैं उन्हें भी अलविदा कहना चाहूंगा। वो अभी कहीं गए हुए हैं, मगर फिक्र मत करो, वो अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ओह अच्छा, आपकी खातिरदारी के लिए धन्यवाद। अब मुझे चलना चाहिए। और इस तरह मैं फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ा। मेरा दिल व आत्मा दोनों खुशी से भर चुके थे और इस खुश मिजाज गांव की खूब सारी कहानियां अपने झोले में लिए मैं अपने रास्ते पर निकल पड़ा। अगले 5 दिन तक मैं पहाड़ों में ही घूमता रहा। अजोग और पूर्ति नाम के आसपास के 2 गांव देखे, कुछ अन्य गांव में रुका भी। चिनाब के किनारे सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद भी मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ की जमीन और चढ़ाई का स्तर एक नए ट्रैकर के लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। इसलिए मैंने राज्य में किसी दूसरी जगह पर कोई सुविधाजनक और सामान्य स्तर के ट्रैक की खोज करने का निश्चय किया। इसीलिए मैंने मारग्राउं जाने का मन बनाया, जहां जाने के लिए मुझे उसी रास्ते पर वापस जाना था जहां से मैं आया था। इस बात से मैं काफी खुश था, क्योंकि वापस जाने का मतलब था कि पिंदान गांव फिर से मेरे रास्ते में आएगा और मैं एक बार और इस गांव को देख सकूंगा। 2 दिन बाद मैं फिर से उसी रास्ते पर चल रहा था जहां मुझे ताना मिली थी। वहां से मैंने वो रास्ता पकड़ लिया जहां से मैं ताना के साथ उसके गांव की ओर गया था। जंगल में भटकते भटकते आधा घंटा बीत चुका था, मगर पिंदान गांव का अभी तक कोई अता पता नहीं था। मुझे लगा कि मैं शायद रास्ता भूल गया हूं, तो मैंने वापस पीछे पक्की सड़क पर जाकर किसी आने जाने वाले से मदद लेने की सोची। शाम हो चुकी थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने दूर से एक आदमी को मेरी ओर ही आते देखा। मैंने उसे रुकने का इशारा किया। सुनिए, क्या आप मुझे पिंदान की ओर जाने वाला रास्ता बता सकते हैं? क्या? पिंदान? यहां से 10 मिनट की दूरी पर जो गांव है। क्षमा करें भैया, मुझे इस नाम से कोई भी गांव नहीं पता है।
और वैसे भी शाम के समय तो आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो? आज से 1 हफ्ते पहले मैं यहाँ एक लड़की से मिला था जो मुझे अपने गांव ले गई थी। उसका गांव यहाँ से मुश्किल से 800,900 से 900 मीटर की दूरी पर होगा, लेकिन अब मुझे ढूंढने पर भी उस गांव की ओर जाने वाला रास्ता नहीं मिल रहा है। वह आदमी अब चिंतित लग रहा था। अंधेरा घिर रहा है बाबू, आज की रात आप हमारे गांव में रुक लीजिए, सुबह होने पर अपने पिंदान की खोज में निकल लेना। उस आदमी ने मुझे सलाह दी। शाम के 7 बज चुके थे तो मैंने उसकी सलाह मान ली। इस समय तो उस आदमी की सलाह मानना ही मुझे सही लग रहा था। मैं उस आदमी के जुगाड़ पर बैठ गया। मात्र 1 की दूरी पर जाते ही वह आदमी फिर बोल पड़ा, क्या आपको ताना नाम की कोई लड़की मिली थी? उस आदमी ने मुझसे पूछा। जी हाँ। क्या आप उसे जानते हैं? व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। क्या वो आपको गांव के किसी समारोह में ले गई थी जहां सांड की बलि दी जा रही थी? अरे हाँ, मैं उसी गांव की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि आप भी उस गांव को अच्छी तरह से जानते हैं, है कि नहीं? हाँ, मैं ऐसे गांव को जानता हूं, और मैं अकेला ही नहीं, इस इलाके में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे गांव को जानते हैं। पर देखिए, अब वो गांव कहीं है ही नहीं। आपका क्या मतलब है भैया? मैं सच कह रहा हूं बाबू, यहाँ ऐसा कोई गांव है ही नहीं, मगर कई लोग बताते हैं कि वो इस गांव में जा चुके हैं। क्यों बातें बनाते हो भैया? बाबूजी, आप खुद ही सोचो कि मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। इसीलिए मैं आपको अपने साथ उस जगह से निकाल लाया। नहीं तो अंधेरा घिरने के बाद अगर मैं आपको वहां अकेला छोड़कर चला आता तो ना जाने आपके साथ क्या होता। ये बात मेरी समझ से तो परे है। अरे भाई, मैंने उस गांव में रात गुजारी है। खूब सारे लोग थे उस गांव में। हाँ, मैं जानता हूं, कई लोगों ने यही कहानी सुनाई है। मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्यों और कैसे होता है, मगर ये बात जरूर पता है कि ऐसी घटनाएं साल के इस समय पर ही होती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कम 4 लोगों को जानता हूं जो उस गांव का दौरा कर चुके हैं। इसलिए मुझे पहले से ही पता है कि आपने उस गांव में क्या अनुभव किया होगा। भैया, कृपा करके मुझे डराना बंद करो। मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बाबूजी। आप मेरे साथ मेरे अपने गांव चलिए और चैन से रात में सोइए। आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। इतनी बातें करने के बाद मुझे कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था। मुझे अपने कानों पर विश्वास होना बंद सा हो गया था, मगर मैंने जैसे तैसे इस बारे में सोचना बंद कर दिया। वैसे तो ये कोई सपना नहीं था। मैं जानता था कि उस रात मैंने जो भी देखा, सुना और महसूस किया, वो काफी असली था। वैसे क्या आप उस लड़की के दादाजी से मिले थे? मगर सिर्फ पहली रात को कुछ ही देर के लिए। उसके बाद में उनसे कभी नहीं मिल पाया। मैं समझ सकता हूं, गांव के जिस सबसे बलशाली सांड की बात आप कर रहे हैं, वह सांड असलियत में उस लड़की का दादा ही है, जिसे गांव के लोग हर मॉनसून के मौसम से पहले कुर्बान कर देते हैं। इतना सुनना था कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। उस आदमी ने आगे बताया, जाते समय उस गांव के लोग अतिथि को एक सख्त और सफेद लकड़ी नुमा वस्तु उपहार स्वरूप देते हैं। वह लकड़ी के टुकड़े जैसी वस्तु और कुछ नहीं, बल्कि उस बूढ़े आदमी की हड्डी होती है। अब वो हड्डी आपको नहीं मिलेगी, चाहे आपने उसे कितना ही संभाल कर रखा हो। आदमी की बात सही थी। मेरे बहुत ढूंढने पर भी मुझे वो यादगार तोहफा कहीं नहीं मिला। कोई अचरज की बात नहीं कि ताना के दादा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। क्या आपके साथ ऐसी कोई अजीब घटना हुई है? कमेंट करके जरूर बताइए। ये कहानी आपको कैसी, और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।